तब तक एक काम करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। आज के हमारे दो खास मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब और एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया साहब, आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आप कीजिए अपने लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, जो आज लॉन्ग टर्म पिक के लिए जो स्टॉक है वो है बैंकिंग सेक्टर से और उसमें है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक पिछले 5 से 6 महीने से एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीब 115-120 की रेंज में, और स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो मंथली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो 140 के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पे, और वीकली डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये 6 महीने का एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी ओवर होते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से 170-180 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 150-52 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 150 से 144 ये एक रेंज में एक्यूमुलेट करे, 135 का स्टॉप लॉस रख ले। टारगेट होंगे 170 से 180 तक के। मैं आपको कि एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपको शेयर वो दिए जाते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आज से खरीदने, ट्रेडिंग के लिए आज से नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सिटी यूनियन बैंक सीयूबी ये है पसंद राजेश जी को। 165, 70, 180 ये तीन टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। 140 का लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें। 135 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, जैसा कि राजेश जी आपको सजेस्ट कर रहे हैं। 135 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं खरीदारी। सेठी साहब स्वागत है आपका भी। सेठी साहब आपके यहाँ बत्ती गुल है एकदम, लाइट बंद या आ रही है? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पावर की बड़ी प्रॉब्लम है पूरे। ऐसे सुनने में आ रहा है कि मुंबई में कई जगहों पर पावर कट की प्रॉब्लम है। तो ये जो यूपीएस पे जितनी लाइट्स अवेलेबल है या जो सिस्टम्स अवेलेबल है, तो उसके कारण ये भी जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से ही हो रहा है। बट ओवरऑल पावर की दिक्कतें हैं, बट चारों तरफ है मुंबई में ऐसा। अभी मैंने ट्विटर पे भी किसी ने ट्वीट किया है तो देखा है मैंने। नहीं ये तो बढ़िया है। नहीं विकास जी ये बढ़िया है कि बहुत जगह है प्रॉब्लम। खाली अकेले आपके यहाँ गए तो लोग डाउट करते हैं कि सेठी साहब ने बिल टाइम से भरा नहीं भरा है, क्या चक्कर है, लेकिन कम से कम सब जगह है। इसका मतलब प्रॉब्लम सेठी साहब की नहीं है, प्रॉब्लम बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी की तरफ से। बताइए सेठी साहब आपका आज का लॉन्ग टर्म पिक जी। बिल्कुल अनिल जी, जो लॉन्ग टर्म आज का मेरा पिक है, कंपनी का नाम है जॉनसन्स कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनिंग कंपनी। जेसीएचएसी के नाम से ये स्टॉक ट्रेड होता है। स्टॉक का करंट प्राइस है 2280 के लेवल का, और मुझे लगता है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म यानी कि 9 से 12 महीने के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जो कि एयर कंडीशनर्स, एयर प्यूरिफायर्स, रेफ्रिजरेटर्स ये सब बनाती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। ये एक 60-40 जॉइंट वेंचर है। जॉनसन कंट्रोल्स यूएस की कंपनी, हिटाची जापान की कंपनी, इनके बीच में एक 60-40 वेंचर है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 14%, डेट इक्विटी रेशियो 0.23 का है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। डीआईएस भी अराउंड 17-18% इसमें ओन करते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, और ये सेक्टर भी फोकस में है। जिस तरह से सरकार का एक फोकस है इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने का, भारत को एक मेक इन इंडिया के अंतर्गत, फिर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो सरकार की मंशा है, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ 2750 रुपए का। ओके, तो 2750 के टारगेट के साथ आपको करनी है खरीदारी यहां पर जॉनसन हिताची कंट्रोल। मेरे ख्याल से सेठी साहब आपके साथ साथ जैन साहब की भी पसंद कर सकोगे। जैन साहब आपको भी पसंद था नहीं जॉनसन की हिताची? नहीं बिल्कुल है अनिल जी, और काफी बार रेकमेंड भी किया है पास्ट में। और इन लेवल्स पे देखिए ये टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल्स पे है। और मैं इनफैक्ट जब भी इवैल्यूएट करता हूं तो ये मेरे रडार पे आया था, बट मैंने चूंकि ये प्राइस थोड़ी बड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक बार दूसरा स्टॉक एक्सप्लोर किया जाए, और सीजन का चक्कर रहता। बट ओवरऑल फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, और एसी की जब भी बात होती है तो इस स्टॉक को जरूर से नाम लेते ही हैं सब लोग, हम लोग। एंड जॉनसन हिटाची इज अ वेरी वेरी क्वालिटी कंपनी, एंड सेठी साहब के साथ बिल्कुल मैं सहमत हूं। ओके,
तो चलिए, ये सेठी साहब की पसंद का शेयर, जिन साहब को भी पसंद है। आइए एसपीएल मिड कैप्स में अब पोजिशनल स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। तो राजेश जी, बजाज माफ कीजिएगा, सिटी यूनियन बैंक जो आपने दिया है वो तो दिया है आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पोजिशनल के हिसाब से कौन सा है सर? सो अनिल जी, पोजिशनल के हिसाब से जो स्टॉक रहेगा वह LTTS रहेगा, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो अनिल जी देखिए, इस स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग है स्टॉक का, अगर हम डेली वीकली सेटअप देखें तो कंटिन्यूस स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे एक कांस्टेंट बाइंग दिख रही है स्टॉक में, एक बेस बना हुआ स्टॉक का 1600 के आसपास। हमें लगता है कि अगर इसमें सेटअप देखें डेली चार्ट पे तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें स्टॉक में कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ बनी हुई है। हमें लगता है ये स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। 1655 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1655 से 1630 ये रेंज में बाय एक्यूमुलेट करें। 1610 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और टारगेट जो हमें लगते हैं वो आना चाहिए करीब 1740 तक के। तो LTTS बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे। ओके, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसको आप ऐसा मान के चल लीजिए। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 1650 रुपए के आसपास है। यहाँ पर पोजिशनल खरीदारी करने के लिए 1740 के टारगेट के लिए। सेठी साहब से भी लेंगे, उनकी एक बेहतरीन पिक लेंगे। उससे पहले वरुण हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए ऑफर फॉर सेल में आजकल ढेर सारे ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं। आज भी फेडरल मुगल का ऑफर फॉर सेल आया है। तो ऑफर फॉर सेल में क्या पैसा लगाना चाहिए? अब हर ऑफर फॉर सेल अलग होता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रेंड क्या कह रहा है, ये कुछ डेटा निकाल कर लाए हैं वरुण बताइए, क्या है रिसर्च? देखिए अनिल जी, हमारी रिसर्च तो ये बताती है कि OFS में शायद आपको पैसा नया लगाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि देखिए इस साल करीब करीब 12 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने OFS लाया था। आप शुरुआत से देख लीजिए, फरवरी में एवेन्यू सुपरमार्ट ने OFS लाया था करीब 2050 के रेट पे। अब ये स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। राइट्स ने 298 के आसपास का फ्लोर प्राइस था, फरवरी में ये OFS आया था। फिलहाल ये स्टॉक 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मैं 12 कंपनीज की सूची देख रहा था, ये 12 कंपनीज में करीब करीब 4 कंपनियां तो ऐसी है जो कि अपने फ्लोर प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है। उसमें देखिए कौन सी कंपनीज है। एक तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनामिक्स, इंडोरामा सिंथेसिस और राइट्स। ये 4 कंपनी ऐसी है जो अपने फ्लोर प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है। जो ऊपर ट्रेड कर रही है वो भी काफी मामूली ऊपर ट्रेड कर रही है। उसमें देखिए आंध्रा पेपर, सुमितोमो केमिकल जैसे काउंटर्स है जो कि 4-5% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक ही है GTPL हैथवे जो कि अपने OFS प्राइस से 85% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर अक्रॉस आप देखें तो 4-5% से ज्यादा की बढ़त उससे ज्यादा नहीं देखने मिली है। यानी कि एक बात तो साफ है कि जिस दाम पे प्रमोटर्स OFS ला रहे हैं शायद वो उन स्टॉक्स का टॉप है। एटलीस्ट इस साल का डेटा तो यही बताता है। हे भगवान, मतलब प्रमोटर बेच के निकल रहे तो आप भी खरीदिए ना, ये है आपके लिए। मतलब देख के नहीं तो कई बार ऐसा होता है ऑफर फॉर इतना सस्ता आ रहा है कि चलो अब लगता है कि भाई ठीक है, इस भाव में क्या बुरा है, लेकिन वहां से भी पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक तो पहले से डिस्काउंट पे आता है और उसके बाद ये। आइए, इस बीच वेदांता आपके लिए खुल चुका है, जिसको जितना चाहे खरीदे, जितना चाहे बेचे। 99 के फेयर में है वेदांता इस वक्त। वेदांता का कैश और फ्यूचर दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल आपके सामने रख दें। 18% नीचे वेदांता 99 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त कैश में, और फ्यूचर्स भी आपके सामने रख लीजिए 99 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो वेदांता का स्टॉक फाइनली अपना सर्किट खोलता हुआ 20% के आसपास गिरने के बाद यहां पर फाइनली सर्किट खोलता हुआ आपके लिए वेदांता। हमारी राय वही है कि देखिए, आराम से शांति से देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, आराम से हड़बड़ी ना करें, ना खरीदने की ना बेचने की, सेटल हो जाने। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, एंट्री और एग्जिट करना चाहते हैं, उन्हें देख ले और उसके बाद दिमाग लगाएं, ये आपके लिए वेदांता में ठीक होगा। लेकिन वेदांता से ही रिलेटेड एक और बात आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर में वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली इंस्टीट्यूशन LIC के MD राजकुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। उनसे हम करेंगे बातचीत LIC के IPO के बारे में भी, और उनसे हम बातचीत करेंगे वेदांता में LIC ने जो शेयर टेंडर किए उसके बारे में भी। जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट और इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट आपके साथ होगा 10:45 पर। ये इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा। तो आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ आगे LIC की योजनाएं और क्या कुछ वेदांता के बारे में LIC की सोच है, जो उन्होंने 320 रुपए की अपनी बिडिंग प्राइस के तौर पर आपके सामने रखी है। आइए, तो ये है आपके लिए ऑफर फॉर सेल में नहीं खरीदारी करने की राय। जैन साहब, ये ऑफर फॉर सेल में जो वरुण अभी बता रहे थे, क्या आपको लगता है मामला ऐसा ही है?
नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी एनालिसिस करके लाए और आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि ये टॉस हो मेरी तरफ क्वेश्चन और आप तो शायद दिल की बात जान जाते हैं, पता नहीं। और मैं सोच ही रहा था देखिए ओएफएस और इन पे काफी हम लोग भी दिमाग लगाते और हम लोग बहुत एग्रेसिवली क्लाइंट्स को प्रमोट करते क्योंकि हम लोग एक बेसिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट अननेसेसरली सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करके प्राइमरीली पार्टिसिपेट करें, बोले वो आईपीओ हो, ओएफएस हो, बायबैक्स हो या ईटीएफ्स हो। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है, साल भर में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं इन सब में। बट यही है, हमें बहुत सोच समझ के सूझबूझ के साथ करना है। और ये बात सही है, आजकल प्रोमोटर्स जब निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं टॉप लगा हुआ रहता है। सो वी हैव टू बी कॉशियस। और इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फेडरल मोगल जो है गिड्से, मतलब इनका प्लांट तो राजस्थान में, ये एक अच्छी वैसे पुरानी एमएनसी वो कंपनी है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए ओएफएस में आप उन्हीं में ही पार्टिसिपेट कीजिए कि अगर नीचे के भी लेवल्स हो और कल को नहीं भी चले स्टॉक और रह जाए और उस टाइम पे आर्बिट्राज गेन अगर ओएफएस का नहीं भी मिलता हो तो भी आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए कि सो दैट आपके पैसे लगे नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज ऑन दैट फ्रंट। सो मुझे भी बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं आ रहा, भले ही बहुत नीचे का हो। सो विल वेट फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटी। आपको सावधानी रखनी है अगर आप लगा रहे हैं। ओके, इस बीच आइए आपके लिए सेठी साहब की तरफ से एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हम ले लें आपके लिए पोजिशनल पिक। सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है टाटा मेटालिक्स। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। स्टॉक का भी प्राइस चल रहा है 510 रुपए का। मेरा इसका पोजिशनल टारगेट है 540 का, स्टॉप लॉस रहेगा 500 रुपए का। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। वैल्यूएशन देखेंगे तो सिर्फ 12 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 22.9%, और आपके डेट भी बहुत कम है 0.23 पे। मुझे लगता है ये स्टॉक भी पोजिशनली मीनिंग आने वाले 7-10 दिनों में यहां से एक अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड बाय एट द करंट लेवल्स विद अ टारगेट ऑफ 540 ऑन द स्टॉक। ओके, तो 540 के टारगेट के साथ आपको टाटा मेटालिक्स में करनी है खरीदारी, ये है राय आपके लिए। ओके, इस बीच आइए शॉर्ट टर्म पिक्स भी ले लेते हैं। और पालिया साहब बताइए आपके एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक। हाँ, तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी एसपीएल मिड कैप में वो रहेगी बजाज कंज्यूमर। देखिए अनिल जी, अभी हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें वो स्टॉक्स में अभी फोकस करना चाहिए जहां पे एक रेंज में कंसोलिडेशन बहुत टाइम से चल रहा है और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने पुराने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को होल्ड करके ट्रेड कर रहा है। तो बजाज कंज्यूमर का भी सेटअप वैसा ही, अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक 166-168 की रेंज में एक ब्रेकआउट हुआ था और कंटिन्यूसली पिछले 5-6 वीक से स्टॉक वो लेवल को होल्ड करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बजाज कंज्यूमर में हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। ये स्टॉक का जो सेटअप है ये दर्शाता है कि 200 से 210 तक के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिखना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो 181 के आसपास ट्रेड करा, 181 172 बाइंग रेंज रहेगी, 162 का स्टॉप लॉस रखे और 200 से 210 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो बजाज कंज्यूमर बाय करने की सलाह रहेगी। कंज्यूमर में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। आइए अब सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक लें। उससे पहले एक बिगुल है विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड लिमिटेड, सो इज डाउनसाइड लिमिटेड है, बिकॉज द पुट कॉल रेशियो है स्पाइक अप अ बिट और हमने बहुत ही ब्यूटीफुल 1000 एंड 1200 पॉइंट की रैली देखी है इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ब्रीजर लेगा, अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड लिमिटेड है। तो ऐसे मौके जो आते हैं वहां पे बहुत बढ़िया ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनती है जो मेरे हिसाब से रिलेटिवली लेस रिस्कियर होती है। तो पहले मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, फिर उसका लॉजिक और एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए। तो स्ट्रैटेजी ये है कि आपको 12,200 के 2 कॉल बेचने हैं, 12,200 के 2 कॉल बेचने हैं जो राउंड अबाउट 100 रुपीज के आसपास बिकेंगे, और एक पुट बेचना है 12,000 का।
एक पुट बेचना है 12,000 का और 12,200 के दो कॉल बेचने हैं। दोनों 29 अक्टूबर एक्सपायरी के होंगे। तो टोटल आपको जो क्रेडिट मिलेगा 12,200 के कॉल 100 रुपए में दो बेचेंगे तो 200, और एक 12,000 का पुट बेचेंगे 200 रुपए में, तो आपको नेट 400 रुपए क्रेडिट मिलता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है जिसको स्ट्रैप स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें दो कॉल एक पुट बेच रहे हैं और आप वहां बेच रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है रेंज रहेगी। तो ब्यूटीफुल रेंज क्या बन रही है एक्सपायरी तक 12,400 के ऊपर आपको रिस्क है, मतलब 12,400 तक कोई रिस्क नहीं है, और नीचे में 11,600 तक आपको 11,600 के नीचे ही नुकसान है। तो 11,600 और 12,400 टोटल 1,000 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, 400 पॉइंट इस तरफ 400 पॉइंट इस तरफ की रेंज में आपको कोई नुकसान नहीं है। और अगर इस रेंज के बीच में एक्सपायरी आती है 12,000 से 12,200 के बीच में, तो आपको 30,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा और नीचे में 11,600 के नीचे ही नुकसान होगा। जो मार्जिन चाहिए आपको 2,50,000 रुपए चाहिए, तो अगर ऑन मार्जिन रिटर्न पकड़ोगे तो 10% रिटर्न मिलेगा आपको। सो ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए होती है जिनके पास पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक है, उनके अगेंस्ट में आपको मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन पे 5% रिटर्न विद इन अ मैटर ऑफ लेट्स से नेट 10-15 डेज, इन माय ओपिनियन इज अ स्टुपेंडस रिटर्न। तो स्ट्रैप स्ट्रेटेजी 29 अक्टूबर की 12,200 की दो कॉल बेचिए और 12,000 का एक पुट बेचिए। 11,600 के नीचे नुकसान होगा, 12,400 के नीचे नुकसान होगा, बीच में कहीं एक्सपायरी आती है तो आपको 29,000 रुपीज विच इज अ 10% रिटर्न ऑन अ डिप्लॉयड कैपिटल। ये स्ट्रेटेजी है मेरी ओर से एक्सपायरी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट रेंज में रहेगा। अगर मार्केट 12,400 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी काट लेनी चाहिए, और फिलहाल के लिए मुझे वो होता हुआ नहीं लग रहा है। कुल 12,430 का हाई है, तो कहीं कहीं वहां तो रुकेगा। तो बहुत सारे पुट कॉल बिकवा रहे हैं विश्वेश जी। पहली चीज तो ये 29 अक्टूबर, ये इस महीने के अंत वाली जो एक्सपायरी है उसका करना है, मंथली एक्सपायरी का। 12,200 के दो कॉल बेचने और 12,000 का एक पुट बेचना है। कुल मिलाकर आएंगे आपके लिए 400 रुपए अपनी जेब में, और उसको आपको एंजॉय करना है। 12,400 के ऊपर ही अनलिमिटेड लॉस होगा। और इधर अनलिमिटेड लॉस किस लेवल के नीचे होगा विश्वेश जी? अगर नीचे गया बाजार तो 11,600 अनिल जी, जी 11,600 के नीचे जाएगा तभी आपको अनलिमिटेड होगा, बिकॉज नेट यू आर रिसीविंग अ 400 रुपीज क्रेडिट दैट इज गिविंग यू कुशन टिल 11,600 ऑन द डाउन साइड। ठीक है, 400 पॉइंट आप दोनों तरफ एकदम सेट हैं, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये विश्वेश जी का मानना है। और इस बीच बता दूं मैं आपको, बीएससी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि भाई बीएससी में फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, पावर कट का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक्सचेंज में कोई दिक्कत है होगी भी नहीं। इन सब के पास तो बड़े बड़े यूपीएस होते हैं, लेकिन हाँ कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स हमें जरूर मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके इलाके में पावर कट है, पावर फेलियर है, तो उस वजह से वो कंप्यूटर बंद है, नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज अपने अपने कंप्यूटर्स वगैरह, अपने अपने इलेक्ट्रिसिटी अगर आप थोड़ा सेव करके रखें, तो यहाँ पर मुंबई में और थाने में, यहाँ पर दो जगह दिक्कत आ रही है। थैंक गॉड, बाकी जिन लोगों के कम से कम हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनके यहाँ चल रहे हैं जैसे, लेकिन किसी के यहाँ दिक्कत है जैसे हमारे विकास जी के यहाँ नहीं चल रहा है। एक काम करते तो विकास जी को फ्री कर देते जल्दी से, विकास जी की एक शॉर्ट टर्म पिक बाकी रही है वो ले लेते ताकि विकास जी भी फ्री हो जाए। वैसे ही बिजली नहीं है, गर्मी में बैठे हैं। विकास जी जल्दी से बता दीजिए सर। नहीं अनिल जी, एक तो नहीं, मेरे ऑफिस में बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, यूपीएस के कारण लिमिटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चालू है, ये भी बिकॉज बिजली अवेलेबल है, इसीलिए ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरी जो शॉर्ट टर्म की पिक है वो है अंबिका कॉटन मिल्स। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर पे बिल्कुल आजकल बाजार का फोकस है। जिस तरह से एक चाइना का ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है भारत को, मुझे लगता है जो अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल कंपनीज है उनमें शानदार तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अंबिका कॉटन जो कि करंटली 712 के लेवल पे ट्रेड करती है, एक कोयम्बटूर बेस्ड लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है जो कि कॉटन यार्न बनाती है होजरी और वीविंग सेक्टर के लिए। और इसका कंपनी का जो पूरा प्रोडक्शन है उसका करीबन 60% ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। सरकार का अच्छा खासा फोकस है, पिछले साल इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड दिया है, और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 13-14% का, डेट लेवल है 0.14, पिछले 3 साल के प्रॉफिट में अच्छी दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है, और वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते हैं, अराउंड 9 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। और एफआईआईज डीआईएस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 21-22% इसमें ओन करते हैं। तो हम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें हम 740 तक के लेवल्स देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 705 रुपए का।
अंबिका कॉटन एक स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। 705 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। 740 के टारगेट के लिए विकास जी की तरफ से खरीदारी करने की राय है। और इस बीच बाजार 12,000 के आसपास ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं 11,965 के आसपास है निफ्टी, दिन के निचले स्तरों की तरफ है, और 23,900 के आसपास है बैंक निफ्टी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर से आती हुई दिख रही है। ये आपके लिए। आइए 12,000 आज लंबे समय बाद फिर से हुआ है। फरवरी के बाद आज फिर से 12,000 के दर्शन हुए। इसी पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। तब तक आईटीसी यहां पर एक्शन भरपूर है। क्यों है एक्शन ये भरपूर, बताने के लिए आशीष तैयार है। आशीष बताइए। अनिल जी, लंबे समय के बाद कोई ब्रोकरेज हाउस जो है आईटीसी पर बुलिश हुआ। यहाँ पर सीएलएससी की एक दमदार रिपोर्ट सुबह आई जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर खरीदारी की राय दी। और मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 20 से 25% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लगभग 220 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। और इसके पीछे का कारण यह है कि कंपनी जो है लगातार अब एफएमसीजी अपना जो कारोबार है इसको बढ़ाने में फोकस कर रही है। उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2023 तक इनके एफएमसीजी कारोबार में कामकाजी मुनाफे में सालाना 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और नए अधिग्रहण से कंपनी को फायदा होते हुए दिखेगा। इनका यह भी मानना है कि मौजूदा भाव पर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है और सिगरेट कारोबार से जो कैश फ्लोज हैं वहां से भी काफी बढ़िया पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट हमने डिटेल में पढ़ी जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए लॉकडाउन के बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी ने 60 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। रेडी टू ईट पैकेज फूड में अगर आप देखें तो कंपनी ने ज्यादा विस्तार किया, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इससे भी जाकर आय की जो ग्रोथ है उसमें एक बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही एक बड़ा ओवरहैंग था कि इनका जो होटल कारोबार था यहाँ पर लगातार केपेक्स चल रहा था। अब वो केपेक्स पूरा हो गया, यानी यहाँ से भी अगर आप देखें तो आय और कैश फ्लो जो है मजबूत होते हुए नजर आएंगी। कुछ नए प्रोडक्ट्स यूपी नूडल्स ये सब इन्होंने लॉन्च किए जिसके चलते टियर 2 और 3 शहरों में जो फोकस कंपनी का बड़ा है यहाँ पर भी जो कंपनी की आय है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये सब आपको देखिए आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2017 में अगर आप देखें तो 10,015 करोड़ के आसपास की आय थी कंपनी के एफएमसीजी कारोबार से, जो कि बढ़कर जो है FY20 में करीब 12,000 करोड़ के पार निकल गई है। तो ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए आईटीसी पर काफी ज्यादा बुलिश है और 220 रुपए का ये लक्ष्य बता रहे हैं। यह है आईटीसी पर बड़ी रिपोर्ट्स और बड़ी रिपोर्ट्स के बाद बड़ा एक्शन भी। लंबे समय की सुस्ती के बाद आईटीसी चुस्त होता हुआ दिखा। लेकिन आइए आज वक्त 12,000 को फिर से फतेह करके उसे सेलिब्रेट करने का। बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार, आपने वक्त निकाला इस बड़े दिन के लिए। एक बार फिर से 12,000 पर हम पहुंचे हैं। सवाल मेरा ये कि हर बार जब कोई बड़ा लेवल ऊपर या नीचे का आता है तो लोग कहते हैं कि इस बार मामला थोड़ा अलग है। पिछली बार और इस बार के 12,000 में क्या फर्क है? क्या वाकई में इस बार का 12,000 पिछली बार के 12,000 से अलग है सर? देखिए, अलग इस माहौल में है कि पिछली बार सिचुएशन सारी एक नॉर्मल थी और मार्केट में एक्सपेक्टेशन था भाई कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे होगी, इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी, उसके बारे में असेसमेंट के बेसिस पे हाउ विल इंडियन कंपनीज वर्क, वो सबका असेसमेंट था। इस बार जो है ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमी बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज। परंतु लिक्विडिटी जो है इस बार बड़ा फर्क है कि लिक्विडिटी जो है वर्ल्ड ओवर बहुत लिक्विडिटी है। अमेरिका में सेल्फ $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उन्होंने $3 ट्रिलियन इंफ्यूज किए हैं। बाकी सब कंट्रीज ने, चाहे यूएसए, यूरोप, जापान, यूके, सभी ने, और इंडिया में भी टू सम एक्सटेंट, नॉट एज मच। तो ऑब्वियसली आज की तारीख में थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। लिक्विडिटी हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, द इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन। उस समय आज में बड़ा फर्क है कि उस समय ब्याज की दरें थोड़ी ज्यादा थी, आज कम हो गई हैं। तो जब ब्याज की दरें कम हो जाती है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उन दोनों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो डेफिनेटली बढ़ती है। और उसका एक कारण जो है आज इन स्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी है, आज मार्केट पिछले नीचे जाने के बाद अप्रैल के बाद वापस बाउंस बैक हुआ है। तो उसमें ये दो बड़े रीजन हैं, लिक्विडिटी का और ब्याज की दरें कम होने का, और वो फर्क है पिछली बार और इस बार में।
बिल्कुल, आपने एकदम सही और आसान शब्दों में बताया कि दो बड़े कारण हैं। एक, दुनिया भर में ब्याज दरें कम हैं और दूसरा, दुनिया भर में पैसा बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बड़ा मिसमैच है सर कि इकोनॉमी की हालत और काम धंधे बिजनेसेस देखें तो ऐसा लगता है कि हालत तो बड़ी खराब है, और दूसरी तरफ मार्केट में देखें तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। तो क्या सही होगा, मार्केट नीचे आएगा या इकोनॉमी सुधरेगी? दोनों में से एक को तो बदलना है, तो बदलेगा क्या सर? ऐसा है कि दोनों ही बदल सकते हैं भाई, एक क्यों? तो ऐसा है कि इकोनॉमी जो है, देखिए जो खराब है, परंतु कई उस मामले में भी असेसमेंट थोड़ा सा और रिकॉग्निशन है कि इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलरली एसएमईज हैं, कुछ बिजनेस बहुत अफेक्ट हुए हैं, लाइक ट्रेवल का बिजनेस, एयरलाइंस, होटल्स वगैरह। परंतु कई बिजनेसों में अच्छा, दे आर डूइंग बेटर देन बिफोर। आज फार्मा कंपनी अच्छा कर रही है, आईटी कंपनी अच्छा कर रही है, एफएमसीजी हैव कम बैक टू नॉर्मल, इवन सीमेंट, स्टील, have they report to be better or at least normal than before. तो ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ का जैसे असेसमेंट है भाई कि अब अक्टूबर के बाद में जीडीपी ग्रोथ कोई ज्यादा कम नहीं रहेगी पिछले साल से, या बराबर आ सकती है, और ये सबका मानना है कि जनवरी मार्च तक जाते जाते इकोनॉमी की ग्रोथ आ जाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ आ जाएगी। तो इसलिए इकोनॉमी, ये नहीं, स्टॉक मार्केट हमेशा आगे की बहुत देखता है, तो कईयों का ये सोचता है कि भी मार्केट वापस इकोनॉमी विल बी बैक टू नॉर्मल एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर 21-22। तो उसके एंटीसिपेशन में ऑब्वियसली पीपल थिंक ऑप्टिमिस्टिक, पर खाली उसी का इफेक्ट नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। आज लिक्विडिटी में तो कोई किसी की दो राय हो नहीं सकती कि जितना पैसा है और ब्याज की दरें इतनी कम होगी। जब जीरो ब्याज की दर है उस समय आदमी रिस्क लेने की कैपेसिटी नेचुरली बढ़ जाती है, और ये समझते हैं कि इस समय रिटर्न, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द मार्केट रिटर्न कुड बी मच हायर। परंतु हैविंग सेड दैट, देखिए मैं हर एक समय जब आदमी इन्वेस्ट करता है, अपने एक वर्ड मार्केट में है रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि भाई जब भी आप घुसे हैं मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, दोनों हो सकते हैं, परंतु संभावनाएं दोनों की आपकी असेसमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जब मार्केट आपके 8,000 निफ्टी चला गया था, 26-27,000 इंडिया सेंसेक्स चला गया था, उस समय भी मैं आपके साथ था और मैंने कहा भी आज की तारीख में रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 5% नीचे जा सकता है, 25% ऊपर जा सकता है। आज की तारीख में रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा अलग कह सकते हैं कि आज की तारीख में ऊपर जाने की गुंजाइश जो है नीचे जाने की गुंजाइश से रिलेटिवली कम है। तो मार्केट आज भी 5% ऊपर जा सकता है, 10% भी जा सकता है, परंतु नीचे जाने में 10 से 20% जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इकोनॉमी वर्क एंड ऑल्सो हाउ दिस शॉर्ट टर्म मनी, जो लिक्विड मनी आती है, हाउ डज इट मूव फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर एसेट क्लास। क्योंकि हो सकता है यहाँ से पैसा निकल के दूसरे एसेट क्लास में चला जाए, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट। अमेरिका में जैसे सुन रहे, रियल एस्टेट इज डूइंग बेटर नाउ। ओके, सो आई थिंक ये इकोनॉमी के हिसाब से देखें मार्केट में, आई विल कॉल इट कॉशियस ऑप्टिमिज्म मेरा है कि इस समय कॉशन की भी जरूरत है। हाँ, मार्केट शॉर्ट टर्म में क्या होगा बड़ा कहना मुश्किल है, और इसलिए आदमी को इस समय अप्रोच जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रख के ही आदमी को, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है उसको करने में आज कोई हर्ज नहीं है, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बिल्कुल, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहें लेकिन सावधानी के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि 12,000 पर पैसा लगाने, तो वो रिस्क आपको ध्यान में रखनी है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना। सर, पैसा कहाँ लगाना चाहिए? कौन सी ऐसे सेक्टर्स, थीम्स अभी भी आपको दिखती है जो आकर्षक रहेगी निवेश के लिहाज से आने वाले 3-5 सालों के लिहाज से? सर देखिए, तो नेचुरली जो मैंने सेक्टर्स अभी बात की है, आपके आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये तो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आज मार्केट भी उनमें बहुत अच्छा हो गया है। पर कई सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग, उसके अंदर जो है बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी से ज्यादा है, और बैंकिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच इज डाउन कंपेयर टू द अर्लियर लेवल्स, डाउन इन ए बिग वे। तो उसमें अपॉर्चुनिटी है, परंतु सोच समझ के, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जब तक आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग पूरा नहीं हो जाता, एनपीए की क्लैरिटी नहीं आएगी, देयर कुड बी प्रेशर।
पर जिन बैंकों ने पैसा रेज कर लिया दे आर बेटर ऑफ। तो पोटेंशियल के हिसाब से जो लेगार्ड्स हैं उनमें भी देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि बेस्ट परफॉर्मिंग में प्राइस भी आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। So one should look at the good companies at reasonable valuation if they want to today. But as I said, one should be cautious at this time. ठीक बात है, सावधानी रखें और इन्वेस्टेड रहें और धीमे धीमे अच्छे शेयरों में अच्छी थीम्स में पैसा लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस बड़े दिन वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो ये थे आनंद राठी साहब, चेयरमैन आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो बताते हैं कि बाजार में उम्मीद रखें तेजी की, थोड़े ऊपर नीचे इन लेवल से हो सकते हैं। और इस बीच थोड़ी देर में हम आज के एक और बड़े इंटरव्यू की तरफ रुख करेंगे। एलआईसी के एमडी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, राजकुमार साहब, और उनसे हम ढेर सारी बातें भी करेंगे। लेकिन इस बीच बाजार पर एक बार आपको फिर से लिए चलता हूं, थोड़े ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखिए। हम जो कह रहे थे कि 12,025 के ऊपर ही निफ्टी में खरीदारी करेंगे, एग्जैक्टली 12,022 का हाई बनाया है। 24,200 के ऊपर ही निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करेंगे 24,190 से। तो एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार घुमा है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल से। ऐसे ही लेवल चाहिए जहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब प्रॉफिट बुकिंग आने दे, अच्छे लेवल्स पे आए तो फिर से एंट्री करेंगे। 11,900 के आसपास मिला तो निफ्टी में एंट्री करनी चाहिए। और आप देखिए 23,800 पहला लेवल होगा जिसके आसपास बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेगा 23,800 के आसपास, 23,850 के आसपास। वहां देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में एलआईसी के टॉप मैनेजमेंट। आज बात करेंगे एलआईसी के टॉप मैनेजमेंट से। एलआईसी किसी परिचय की मोहताज नहीं, जहां देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, और वो भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की लिस्टिंग के लिए तैयार होती दिख रही है। बहुत जल्द आप इसे लिस्ट होते हुए देखेंगे। जबरदस्त कामकाज है, बेहद बड़ी कंपनी है। लेकिन आइए मैं स्वागत करूं राजकुमार साहब का, जो एमडी हैं एलआईसी के। उनसे पहले उनका थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जहां आमतौर पर आप ये सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों में जो ऊंचे ओहदों पर होते हैं उनके बारे में आपको मालूम नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, राजकुमार साहब IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, ISB हैदराबाद से उन्होंने डिग्री ली है, और NIA पुणे से उन्होंने ट्रेनिंग ली है। जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है उनका कामकाज करने का। LIC म्यूचुअल फंड के वो CEO रह चुके हैं। किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, संगीत और साइंस में उनकी रुचि है। लेकिन एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है उनके बारे में, कि उन्हें एक जो अवार्ड मिला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर इन एशिया। यानी कि अपने साथियों का, सहयोगियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले, और वही एलआईसी की परंपरा भी है। तो स्वागत करते हैं राजकुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया, बड़े दिन वक्त दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए मैं शुरुआत करता हूं, और जाहिर सी बात है कि एलआईसी की ढेर सारी स्ट्रेटेजी है, बिजनेसेस हैं, और आपके आईपीओ की प्लानिंग है, उन पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक बधाई देकर शुरुआत करना चाहता हूं, जो मेरी तरफ से नहीं, देश के हजारों लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हैं, जो हाल ही में शुक्रवार को वेदांता का ओपन डीलिस्टिंग ऑफर बंद हुआ, और उसमें एलआईसी ने 320 रुपए के प्राइस पर बीट किए। तो एलआईसी ने जो वैल्यूएशन किया कंपनी का, वो काफी रिटेल इन्वेस्टर को इस लिहाज से पसंद आया कि एलआईसी ने बहुत ही सही तरीके से वैल्यूएशन किया है इस कंपनी का। ये बताएं सर, थोड़ा अंदाजा दें किस तरह से एलआईसी 320 रुपए की प्राइस पर पहुंची है, उसके बारे में आइडिया दें, और क्यों एलआईसी मार्केट के दूसरे लोगों के मुकाबले में, दूसरे म्यूचुअल फंड 140, 150, 160 का वैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन एलआईसी का वैल्यूएशन 320 रुपए का आया, क्यों और कैसे सर? देखिए, पहली बात यह है कि जब हम कोई भी निवेश करते हैं तो उसमें हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉफिट जनरेशन के लिए करते हैं। सेकंड है कि जिस भी कंपनी में हमने निवेश किया है उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फ्यूचर क्या है, और उसके आधार पर हमने इसका वैल्यूएशन जो है वो 320 रुपये पर शेयर किया था। और हमें इस बात की पूरी आशा थी कि ये इस कंपनी में इतनी इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद है, इसलिए हमने इसको 320 रुपये के ऊपर ऑफर किया।
बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो 320 रुपए, लेकिन मार्केट की आम धारणा के विपरीत, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जिनकी होल्डिंग थी, उन्होंने 150 160 रुपए में बिड किया। लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि अगर डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होता तो शायद प्रमोटर्स भी 150-60 के आसपास डीलिस्ट करवाने के मूड में थे। तो इतना बड़ा गैप क्यों, कहाँ 150-60 और कहाँ दुगुना एलआईसी का वैल्यूएशन? तो क्या बाकी मार्केट एक एक्चुअली जो वैल्यू है कंपनी की सब्सिडीज की वो समझ नहीं पा रहा था? एलआईसी ने ऐसा क्या देखा 320 रुपए का वैल्यूएशन करने में सर? संघवी जी, मैंने दो बातें की। पहली बात ये की कि हमारा जो निवेश है उसका आधार क्या है, और उस सम प्रॉब्लम आ हेलो जी, अब मैं आपको पहली सुन पा बात रहा हूं यह है सर। कि जी, आपकी हमारा आवाज आ रही है, आधार साफ क्या आ है, रही किस जी सर। आधार ओके ओके, आपकी आवाज बंद हो गई थी। तो पहली बात यह है कि हमने जो निवेश किया है उसके ऊपर हमें रिटर्न चाहिए। तो हमारा जो पहली चीज है कि हमारा जो निवेश किस लेवल के ऊपर हुआ था उसके ऊपर हमें ग्रोथ चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, उसको आधार मानते हुए जो हमारी रिसर्च टीम है उसने उसके ऊपर ये वैल्यूएशन हमें दिया और उसी के ऊपर हमने उसको ऑफर किया। हम ये मानते हैं कि इस कंपनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, फ्यूचर ब्राइट है, और इसलिए इस कंपनी को जो हमारा निवेश है उसके ऊपर हमें रिटर्न भी मिलना चाहिए। हम ऑब्वियसली लॉस के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। सर आगे बढ़ता हूं। हिंदुस्तान के करोड़ों निवेशकों को इंतजार है एलआईसी के आईपीओ का। एलआईसी की आईपीओ की तैयारियां कहां तक पहुंची है? कब तक उम्मीद करें सर एलआईसी बाजारों में उतरेगी? संघवी जी की आईपीओ के बारे में ये निश्चित ही है कि जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि शायद विश्व में भी कुछ लोग इसके ऊपर देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा आईपीओ आने का है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसको दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके माध्यम से होगा, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत थी ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स को अपॉइंट करने की थी। आप जानते हैं कि 2 ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं अपॉइंट हो चुके हैं और वो हमसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और फर्दर जो काम करने हैं उसके ऊपर हम तैयारियां कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी शाम को एक हमारी उनसे वीडियो मीटिंग है। हमारी जो टीम है, हमने अपनी इंटरनल टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट की हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगी और उसके बाद उनकी एडवाइस के अनुसार हम काम करेंगे। जहां तक है कि आईपीओ कब तक आना है, भारत सरकार इसके बारे में बहुत क्लियरली कह चुकी है कि इसी साल में लेकर आना है। तो हम भी ये मानते हैं कि इसी साल ही लाना है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात है। राजकुमार साहब, आपके पहले 6 महीने बहुत शानदार रहे। नए प्रीमियम की ग्रोथ 26% रही है। साल के बाकी के 6 महीनों में किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं सर आप? देखिए, कोविड-19 से जो स्थिति उत्पन्न हुई, लॉकडाउन हुआ, उससे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित हुई। उसके प्रभाव के कारण जनरल पब्लिक के अंदर एक तरह का ये आभास रहा कि उनको अपने डे टू डे बेसिस के जो दैनिक उनके खर्चे हैं उसके लिए प्रोविजनिंग करनी है। इसी कारण जो नंबर्स हैं वो अभी भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक चैलेंज हैं। लेकिन प्रीमियम की जहां तक हम बात करें तो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 6% की वृद्धि की दर हम दे रहे हैं। अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पहले 3 महीने में 23% नीचे आई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, और प्रेडिक्शन कल ये था कि लगभग 9.8% जीडीपी नीचे आएगा इस वित्तीय वर्ष में। तो ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं हमारे हिसाब से। मैं दूसरा आंकड़ा आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि हमारा जो रिन्यूअल प्रीमियम है वो 12.14% की वृद्धि से बढ़ रहा है और लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम ऑलरेडी उसको इकट्ठा कर चुके हैं। अब रही बात दूसरी छिमाही की, तो हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन खुल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस शुरू हो रही हैं और पेपर्स के अंदर और ऑडियो वीडियो चैनल्स के ऊपर भी इस विषय में काफ़ी चर्चा हो रही है। जो इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन है, डीजल कंजम्पशन है, पेट्रोल कंजम्पशन है, वो जो प्री कोविड के स्तर तक पहुंच चुका है। और जो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन है वो भी सिर्फ 9% माइनस है फरवरी की कलेक्शन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक तरह से फुल स्विंग में है। तो हम ये मानते हैं कि जो दूसरा छिमाही होगा वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2.2 करोड़ पॉलिसीज करने का, उसके ऊपर हम नंबर्स में भी पहुंचेंगे
और कॉन्सिक्वेंटली उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारी जो प्रीमियम इनकम है वो भी अच्छी बढ़ेगी। 30 सितंबर तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो वार्षिक लक्ष्य है प्रीमियम का, उसका 50% हम ऑलरेडी इंडिविजुअल एश्योरेंसेज में कर चुके हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जो हमारा बजट है, इंटरनल बजट जो हमारा बोर्ड से अप्रूव्ड है, उसको हम बड़े आराम से दूसरी छमाही में पूरा करते हुए पूरे वर्ष का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। परफेक्ट। राजकुमार साहब, एक और चीज बताएं कि इस वित्त वर्ष में एलआईसी ने कितना निवेश किया है मार्केट में, डेट में, इक्विटी में? पूरे साल का आपका क्या टारगेट है? किस तरह का रेशियो लेकर आप चल रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। चूंकि आपका बैकग्राउंड पूरा इन्वेस्टमेंट का ज्यादा है, आप एलआईसी म्यूचुअल फंड की भी कमान संभाल चुके हैं, एलआईसी में भी इन्वेस्टमेंट्स को आप क्लोजली देखते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दें सर। संघवी जी, हमारा जो वर्ष के शुरू में जो लक्ष्य रहता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी रहेगी, उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, हमारी प्रीमियम इनकम कितनी रहेगी, रिन्यूअल कितनी रहेगी। तो उसके अनुसार हमने 4 लाख करोड़ का कुल लक्ष्य रखा था कि हम निवेश करेंगे बाजार में, डेट और इक्विटी दोनों में। और अभी तक हम 2,68,000 करोड़ का निवेश कर चुके हैं, और उसमें से जो इक्विटी में है वो लगभग 50,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और बाकी का जो रेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें से 20,000 करोड़ के करीब डेट मार्केट में, जिसमें एनसीडीज वगैरह आते हैं, और बाकी का पैसा जो है वो भारत सरकार के जीसेक या एसडीएल्स में लगाया गया है। हमारा ये उम्मीद है कि जो अगली छमाही है उसके अंदर कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम और करेंगे। अब जो अगर बात करते हैं कि डेट या इक्विटी रेशो की, तो आप ये समझे कि हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या कॉरपोरेशन है, उसका निवेश जो रेगुलेशंस हैं आईआरडी के द्वारा बनाए गए या इंश्योरेंस एक्ट उसके अनुसार होता है। उसके अनुसार कम से कम 50% हमें या तो जीसेक में 25% कम से कम, और बाकी 25% जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, राज्यों के विकास लोन होते हैं, उसमें हमें लगाना कंपलसरी है। लेकिन हमारा जो निवेश है इस वक्त वो 68% यानी कि 68% या तो जीसेक में है या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो निवेश है वो सुरक्षित होना चाहिए। ये पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है, और उस निवेश के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ हमें उसमें अच्छी रिटर्न के लिए भी करना पड़ता है। इसलिए हम इक्विटी के मार्केट में या दूसरे डेट मार्केट में जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एक्सेट्रा होते हैं उसके अंदर भी हम लगाते हैं। तो नॉर्मली जो इक्विटी के अंदर है वो 15 से 20% तक हम निवेश करते हैं, और रेस्ट हमारा जो है वो डेट में जाता है, इंक्लूडिंग जीसेक में। लेकिन ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हमारा जो निवेश विभाग है वो दोनों स्ट्रेटजीज पे काम करता है, एक वैल्यू स्ट्रेटजी रहती है और दूसरी ग्रोथ स्ट्रेटजी रहती है। हम सेक्टर एग्नोस्टिक रहते हैं, हम कोई सेक्टर के अंदर किसी भी सेक्टर को नहीं लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और उसके अनुसार उसके माध्यम से हम निवेश करते हैं। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और है कि लगभग सारी कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस के दाम बढ़ाए हैं, एलआईसी ने अभी तक नहीं बढ़ाए, तो क्या आपका भी इरादा है बढ़ाएंगे या इस वित्त वर्ष में तो नहीं? लाइफ इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली टर्म इंश्योरेंस, कोई भी हम प्रोडक्ट ले लें, उसका जो प्रीमियम है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। पहला ये है कि मॉर्टेलिटी एक्सपीरियंस क्या है, दूसरा है कि एक्सपेक्टेड उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कितनी डेथ्स हुई, या हमारा जो एक्सपीरियंस था, या हमारा जो प्रेडिक्शन था उसके अनुसार है या नहीं है। इसके ऊपर तीसरा जो रहता है वो है री इंश्योरर का अरेंजमेंट। आज की डेट में हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं है कि हम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम का रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो आज की डेट में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की डेट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही फेवरेबल है, और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य के अंदर हमें कभी भी आवश्यकता पड़ेगी कि हम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब, आपने समय निकाला, एलआईसी से जुड़े हुए और वेदांता की डीलिस्टिंग से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए।
भी काफी दर्शकों के मैसेज जो मुझे आ रहे हैं वो एलआईसी को धन्यवाद दे रहे हैं कि एलआईसी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के हक की बात रखते हुए अपनी बिड वेदांता के ऑफर में रखी, उसके लिए आपको बधाई भी दे रहे हैं और धन्यवाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज वक्त निकाल के बातचीत करने के लिए। आइए इस बीच बाजार थोड़े से सुस्ती के मूड में है, अच्छी तेजी दिखाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। आइए इस प्रॉफिट बुकिंग में देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन रहता है, लेकिन फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को हम धन्यवाद कहेंगे, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जय ठक्कर और राजेश जी, विकास सेठी साहब, बाकी सभी मेहमानों को भी धन्यवाद करेंगे। आइए हर रोज की तरह शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ कहेंगे। आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर आप सब लोग खड़े हो जाएं और हम एक साथ मिलकर कहेंगे जय हिंद।